यार फोटो में खींच ली भाई हमारी भी। कैमरा दे जाए क्या, ये दे जाए क्या मोबाइल? ओके चलो 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 कोई नहीं है, दूसरी सही है। हाँ? नहीं Deep नहीं फोटो Praज्वलित फोटो उल्टा है, नगर बंद हो जाएगा। continue here. In a few moments, we will start. जो लोग भी दीप प्रज्वलित में पास से प्रणाम करना चाहते हैं तो आप आके प्रणाम करके जा सकते हैं, क्योंकि दीप जो दर्शन है वही एक शिव दर्शन है, वही ईश्वर का दर्शन है। आप जल्दी जल्दी आके दीप का दर्शन करें, ताकि दीप दर्शन के बाद आपकी जीवन में एक नई रोशनी प्रकाशित होगी। सभी लोग आके प्रणाम करके जाते रहें, अपनी चेयर में बैठते रहें, क्योंकि ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, ट्रैफिक होना स्वाभाविक है। हाँ, अब स्वामी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गणेश वंदना प्रारंभ की जाए। ये आवाज़ यहाँ सब आवाज़ माइक में आवाज़ नहीं आ रही। सभी लोग चाहें तो गणेश वंदना के समय अब आइए। ॐ ओंकार रूपं वरदं भक्तानामार्तिनाशनं मंगलं मंगलानां च वंदे तं गणनायकं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यन्नाम ग्रहणात् देवापि मंगलम् अप्नुवन् रिद्धि सिद्ध्यो प्रदातारं तं गणेशमुपास्महे। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागर शोषणे। सैजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरन् वासर्मणरीव तं साम्राशीन् नाश्यति विघ्नानाम्। जय जय श्री गणेश नमो हरि ओम तत्सत्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भायाम नमः, शचीपुरंदभ्याम नमः, ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, क्षेत्रपालाभ्यो नमः, सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्रीमन्महाधिगणाधिपतये नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और अब आप अपने गुरु को हृदय से हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। अब दीप प्रज्वलित के बाद, गणेश वंदना के बाद, अब हम अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हम प्रोग्राम को भी धीरे धीरे कर पा रहे हैं, तो इस अपनी आगमन की तेज़ी को बढ़ाएं। ये सभी जो ऑर्गेनाइजर हैं ना, सब आएंगे स्वागत करने के लिए। अश्विन से पहले, अश्विन से पहले, अश्विन हाँ, अश्विन से पहले, अश्विन के बाद। चलिए, तो पहले अश्विन को बुलाना, अश्विन को पहले बुलाओ कि बाद में? अब मैं स्टेज में डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी, आई थिंक वो आ चुकी हैं। आप आइए, मंच को संभालिए, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूँ अश्विनी जी को इनवाइट करने से पहले जो हमारी संस्था हैं, जो द डिवाइन फोर्स, श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान, संस्कृति एंड मैत्रिका ज्योतिष, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। तो मैं चाहता हूँ सुनीता जी आएँ स्टेज पे। स्टेज को खाली कर दिया जाए प्लीज़, स्टेज को खाली कर दिया जाए। सुनीता जी आइए। आप जैसा हमारा प्रोग्राम डिसाइड था, आप उसकी रूपरेखा तैयार करके माइक आपके हाथों में दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आज माता रानी की कृपा से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अंकों की दुनिया को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, और उससे रूबरू कराएंगे हमारे सर। उनका नाम है अश्वनी गौतम जी। उनको स्वागत के लिए हम बुलाते हैं। हम 4 संस्थाएं मिलकर ये अंक ज्योतिष की कार्यशाला आज हमने प्रारंभ की है, और हम सभी लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। हम जो चारों संस्थाएं हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। महाकाल ज्योतिष संस्था के फाउंडर आए प्लीज़। स्वागत करें, स्वागत कीजिए, स्वागत। सभी मेंबर्स आए महाकाल ज्योतिष संस्थान के, और द डिवाइन फोर्स के भी सभी मेंबर्स आए प्लीज़, स्टेज पर आए। और जन संस्कृति वाले भी सभी आए प्लीज़। देखिए, आप टाइम ना लगाएं। और मातृका ज्योतिष संस्थान से मैं खुद ही हूँ, तो मैं खुद ही प्रेजेंट हो जाती हूँ। अश्वनी जी आइए। पादुकाएं तो ओके ओके। बोलिए मैडम। अश्वनी जी का स्वागत करते हैं हम।
अब आपको डिवाइन फोर्स के फाउंडर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपनी संस्था के बारे में। मैं उनको बुलाती हूँ स्टेज पर। सत्येंद्र जी प्लीज़ आइए आप। राजीव भाई आप उसको अंदर बैठाओ। यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जय श्री महाकाल। सभी लोग बोलेंगे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और तेज बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है। आज 3 मार्च हो गई है, हमारे पास 4-5 दिन है, तो अपनी हाज़िरी लगाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और जब ज़ोर से बोलेंगे हो सकता है हाज़िरी जल्दी लग जाए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ओके, तो बेसिकली मुझे टाइम मिला 1 मिनट का बोलने के लिए। तो डिवाइन फोर्स हमने सेटअप किया था लगभग 1 साल पहले। मेरे साथ संजीव गुप्ता जी, आई थिंक वो आए नहीं आए अभी पता नहीं। तो मैं आई वॉज द फाउंडर ऑफ द डिवाइन फोर्स। सम ऑफ द मेंबर दे ज्वाइन मी एज ए ट्रस्टी और एज ए सेक्रेटरी। द पर्पज ऑफ द डिवाइन फोर्स टू focus on the area where the occult field or spiritual journey can be introduced in a human life, in the way of astrology, in the way of palmistry, in the way of vastu, and in the way of other modality. This is just my effort. I just discussed with Suniji. Let us plan something which can help to the human life transformation. This is just beginning. I think you all are, if motivate us, guide us in a due course of interval, definitely we will do something miracle in the human life. Thank you very much. थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी। अब मैं बुलाती हूँ जन संस्कृति के एनजीओ के फाउंडर त्रिलोक झा जी को। प्लीज़ आकर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने एनजीओ के बारे में बताइए। आइए आइए, आप ही बोलिए। ये वाला? अच्छा अच्छा। जन संस्कृति एक एनजीओ है जिसे रन करते हैं त्रिलोक झा जी। ये एक गैर सरकारी सामाजिक एवं लोक कल्याणी संस्था है जो कि भारत सरकार के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत निर्वाधित है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। जन संस्कृति का मुख्य उद्देश्य भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखते हुए समाज के कर्मचारी, असहाय, निर्धन वर्ग की महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्व भूमिका निभाते हुए समाज में व्याप्त आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर आर्यवर्त टीवी व आराधना टीवी हैं। पर संपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण एवं सम्मान प्राप्त करने वाले अतिथियों के विचार भी प्रसारित किए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी एनजीओ है और त्रिलोक झा जी उसको हैंडल करते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। देखो लग रहा है सब नाश्ता करके नहीं आए हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी द डिवाइन फोर्स के फाउंडर हाँ बोल दिए इन्होंने तो। और जो है सुदर्शन चक्र परवीन महेंद्र जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। आप आइए प्लीज़ और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। महाकाल के ज्योतिष संस्थान के ये भी फाउंडर हैं।
आइए प्लीज़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान की तरफ से, जिसका कि मैं संस्थापक हूं और मेरे कई साथी भी संस्थापक हैं, सर्वप्रथम मैं अपने और अपने साथियों की ओर से श्री अश्विनी गौतम जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हमारी रिक्वेस्ट पर यहां आए और निस्वार्थ भाव से ज्ञान को साझा कर रहे हैं। धन्यवाद अश्विनी जी। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं अपने सभी साथियों श्री गर्गाचार्य सुदर्शन, आचार्य मुकेश नारंग, आचार्य पूजा महेंद्रू, आचार्य राजीव गुप्ता जी, आचार्य दीप्ति गुप्ता, आचार्य रितु शर्मा, श्री संदीप भार्गवा और आचार्य जितेंद्र भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यशाला की सफलता के लिए मेहनत की है। मैं डिवाइन फोर्स के श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव जी तथा आचार्य संजीव गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं जन संस्कृति एनजीओ के प्रेसिडेंट श्री त्रिलोक झा जी का भी आभारी हूं। मैं मातृका ज्योतिष की प्रेसिडेंट आचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी का भी आभारी हूं। इन सभी के अथक परिश्रम से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमारी संस्था श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान 2023 में शुरू हुई और आज तक कई सफल इवेंट्स का आयोजन कर चुकी है। भविष्य में भी हमारी संस्था ज्योतिष पुंज, द डिवाइन फोर्स, जन संस्कृति तथा मातृका ज्योतिष संस्थानों के साथ मिलकर अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहेगी। हम शीघ्र ही गुरुकुल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर फील्ड की शिक्षा की व्यवस्था होगी, जैसे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, टैरो कार्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आशा है कि हमें भविष्य में आप सबकी शुभकामनाएं तथा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सबको जाना, पहचाना और समझा, हम 4 संस्थाएं मिलकर ये वर्कशॉप करा रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। उसका एक पार्ट मातृका ज्योतिष भी है, जिसकी फाउंडर मैं खुद हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी अपने मातृका ज्योतिष के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि माता रानी का सीधा सीधा आशीर्वाद है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो इस संस्था से जुड़ता है उसको मैं अच्छे से कंसल्टेंट कर पाऊँ और उसकी व्याधियों को दूर कर पाऊँ, क्योंकि हम सिर्फ माध्यम होते हैं। करना तो सब कुछ माता रानी ने ही होता है। तो मैं इसी तरह से कार्यरत रहती हूँ और अपने से जुड़ने वाले सभी लोगों को माता रानी के द्वारा मार्गदर्शन करती हूँ और उनकी परेशानियाँ भी दूर होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। माता रानी ने शायद मुझे इसीलिए चुना है और आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहे, यही मैं दुआ करती हूँ। एक बार आप तालियां बजाकर मातृका ज्योतिष का भी स्वागत करें। और अब मैं सत्येंद्र जी को बुलाना चाहूँगी। एक बार वो बताएंगे कि अंकों की दुनिया में किस तरह से आगमन होता है और उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है। मैं गर्गाचार्य जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, वो आए यहाँ पर स्टेज पर। गर्गाचार्य जी प्लीज आए, और नारंग जी भी। नारंग जी आए आप प्लीज स्टेज पर। जय श्री महाकाल। जोर से बोलिए जय श्री महाकाल। आसपास पता लगना चाहिए कि हाँ महाकाल के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम जो है महाकाल करवा रहा है और बाकी संस्थाएं साथ में हैं। और दूसरी बात है, मैंने एक विशेष विषय चुना था आज कि वक्त की आंखें। जो ये कार्यक्रम हो रहा है ना, वक्त की आंखें, वक्त की आंखों ने तारीखों के वो दौर देखे हैं, लम्हों ने खता की,
सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक मोमेंट हम गलती कर जाते हैं कभी भी किसी भी क्षेत्र में, तो उसकी सज़ा सदियों तक भुगतते हैं। आज का जो विषय है विशेष रूप से अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में सारे का सारा अंकों का खेल है। यानी हम पैदा होते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, उनमें दिन निश्चित करते हैं, कौन सी तारीख निश्चित करते हैं, तो वो जो तारीखों की बात है। और अभी मैं बोलूँगा जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो उसमें जो वक्त की आंखें हैं, जो समय चलता रहेगा, समय रुकेगा नहीं, वक्त की आंखें पूरी रिकॉर्डिंग करती रहती है कौन क्या कर रहा है। और जो मैंने बोला कि एक क्षण, एक मोमेंट हम गलती करते हैं तो उसकी सज़ा सदियों तक भुगतते हैं। इसीलिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ी, ताकि हम अपना जो समय मिला हमारे को, हर एक आदमी को लिमिटेड समय मिला, किसी को 100 साल का, किसी को 90 साल का। अब उसके बाद में हमने क्या क्या कार्यक्रम करने हैं और उसमें किस मोमेंट पर क्या कार्य करते हैं या करना चाहिए, तो वो विशेष ये ज्योतिष बताती है। और अंक गणित इसलिए विशेष है, अंक विद्या इसलिए विशेष है कि सब कुछ जब पैदा आप होते हो वहाँ भी अंकों का खेल है कि आपकी जो डेट है वो भी अंक है। जब किसी कार्य को आप करते हो, मुहूर्त निकालते हो, वो भी एक अंक है। तो अंक विशेष की इसीलिए सबसे पहले हमने जो कार्यक्रम पहले भी करवाया था और अब भी करवाया है, और जो शब्दों का चयन और उसके साथ शब्दों को सुर से मिलाना, ये कला हमारे अश्विनी गौतम जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो अंकों को सुर देना, अंकों को सुर दे करके आपके कानों तक पहुंचाना, आप उनको ग्रहण करें, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। और एकाग्रता से सब लोग सुनना, ध्यान से सुनना, तभी कुछ उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नारंग जी आप आइए प्लीज़, और वक्त का ध्यान रखते हुए बस 1 से 2 मिनट तक, ज़्यादा टाइम ना लीजिए। जय श्री महाकाल। मैं मुकेश नारंग आप सबका स्वागत करता हूं, और अश्विनी जी के माध्यम से मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो सारा क्रेडिट अश्विनी गौतम जी को जाता है। और मेरे साथ हैं गर्ग जी हैं और प्रवीण सर, इनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक छोटा सा विषय ले रहे हैं हम, ताकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आए। संक्षेप में बताऊंगा। मान लो किसी का सूर्य फल नहीं दे रहा, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा, और ये मेरा सब टेस्टेड है। हम आजकल बिल्कुल नहीं जानते कि सूर्य हमारा कहीं भी बैठा हो लेकिन फल नहीं देता। एक महाप्रयोग के कर देखिएगा। आप 5 लिफाफे बनाइए और वो नारंगी कलर के हों, और उसके अंदर आप पैसे डालिए, और उस पे आपने क्या करना है, अपने पापा का नाम लिखना है, अपना बिल्कुल नहीं लिखना। आप किसी भी धर्म स्थान में दे सकते हैं, घर के मंदिर के घर के आसपास कोई मंदिर में दे सकते हैं, हरिद्वार में दे सकते हैं, कोई गुरुद्वारे में दे सकते हैं, कोई ऐसी संस्था हो, लेकिन 5 संस्थाएं चुननी पड़ेंगी आपको। तो आप उनका दान करके चलेंगे, और स्पार्कल पेन से लिखना है तो आपका सूर्य जरूर फल देगा। ये मेरा अजमाया हुआ है, आप अजमा के देखिएगा। दूसरा, हमारे पास हर तरीके का व्यक्ति आता है जिसके पास एक पैसा भी नहीं होता, और वो कहता है कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है, मैं कोई उपाय कर सकूं। एक महाप्रयोग कर देखिएगा। जब नहाकर बाहर निकलते हैं, बाथरूम से बाहर आते हैं, तो आपने किसी कटोरी में, किसी चम्मच में या हाथ में आप जल लीजिए। ऐसे जल लेते हुए ओम नमः में भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते हुए 11 बारी तिलक करिए। और जो बर्तन होते हैं, कबूतरों के बर्तन होते हैं जिसमें पानी की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, उसको आपने डेली साफ करना है। यदि आपने 108 दिन लगातार कर लिए या 9 महीने लगातार कर लिया तो धन चलकर आएगा आपके पास, लेकिन बर्तन डेली मांजने आपने। और कई जगह गाय की व्यवस्था नहीं हो, यदि आपके यहाँ पर कहीं गाय की व्यवस्था तो उसको भी पानी पिलाइए। मैं गारंटी देता हूँ आप माइनस से ना प्लस में कब परिवर्तन होगा आपके जीवन के अंदर, आप स्वयं जान लीजिएगा। एक चीज और बताता हूँ, एक छोटी सी रेमेडी हो रहा है। आप किसी के भी अंतिम संस्कार में जाइए, वहाँ पर बिल्कुल भी मुस्कुराइएगा नहीं, और वहाँ जाकर उनके चरणों पे खड़े हो जाइए और हाथ जोड़कर खड़े होते हुए
प्रभु राम का नाम लीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, और साथ में ये मन में कहिए कि जो भी मेरे अनिष्ट हैं या मेरे ऊपर किसी तरीके से कोई बुराई चल रही है या कोई भी प्रकार का चल रहा है, तो वह आपने कहना है कि जिस अपने साथ लेकर जाइए, तो आपके किसी प्रकार के अनिष्ट होंगे वो आपके 100% दूर होंगे। आप इसको करके देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। शुक्रिया। जय श्री महाकाल। जय माता दी। जैसा कि अभी आपको नारंग जी ने बताया, ये वैदिक उपाय हैं और बहुत ही कारगर हैं। इन्हें करते रहना चाहिए, कुछ लगता नहीं है, लेकिन छोटा सा उपाय और ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि आज अनुराधा नक्षत्र है और उदया तिथि सप्तमी थी और उसके बाद अब अष्टमी तिथि स्टार्ट हो गई है। और आज जो योग है वो है हर्षण योग। क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ सभी ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो हर्ष का मतलब भी आप सब लोग जानते होंगे, हर्ष और उल्लास। यानी कि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ आएँ, हर उल्लास आपको मिलता रहे। तो क्योंकि मैं भी एक वैदिक ज्योतिषाचार्य हूँ, तो एक छोटा सा उपाय मैं भी बताना चाहूँगी। क्योंकि शिवरात्रि आ रही है और अनुराधा नक्षत्र है, तो मुझे याद आया कि अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को मैं भी एक छोटा सा उपाय बता दूं, क्योंकि छोटा सा उपाय और ज़िंदगी बदल जाए। ज़्यादातर लोगों को क्या रहता है कि शनि और राहु केतु से सभी लोगों को व्याधा होती है। कोई 7.5 में चल रहा है, कोई ढैया में चल रहा है, ठीक है जी। क्योंकि आजकल शनि अस्त हैं, तो अब शिवरात्रि पे एक छोटा सा उपाय करें कि सुबह मंदिर जाने से पहले आधा घंटे के करीब 1 मुट्ठी जौ दूध में भिगो दें, और वो शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएंगे तो वो जौ भी आप दूध से भीगे हुए जौ शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोलें। और साथ ही सूखे हुए काले तिल 1 मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोलें। इस तरह से ये सात्विक उपाय है। जैसा कि मैंने बताया, छोटे छोटे से उपाय और ज़िंदगी बदल जाए। तो जो शनि की पीड़ा है, राहु केतु की पीड़ा है, उससे आपको छुट्टी मिलेगी। क्योंकि जो हमारे भोले बाबा हैं ना, बहुत ही भोले हैं। जैसा कि महाकाल वाले जो हैं ज्योतिषाचार्य, वो अभी बताते हैं महाकाल जी के बारे में। मैं उनको इनवाइट करती हूँ, सत्येंद्र जी को बताएंगे कि अंक कैसे काम करते हैं और अंकों की दुनिया में कैसे अश्वनी गौतम जी आज हमारे बीच आए हैं, इतनी सारी ज्ञान की बातें लेकर। थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन कराएंगे सत्येंद्र जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। अगला टर्न अश्विनी जी का है। बेसिकली मैं बताता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि अश्विनी जी को बुलाया क्यों गया। अश्विनी जी की रिसर्च न्यूमरोलॉजी में मेरे ख्याल से 5-7 साल से ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी में 5-7 साल से रिसर्च कंटिन्यूस कर रहा है और काफ़ी हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हज़ारों के क्वेश्चन आंसर ले चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ अश्विनी जी न्यूमरोलॉजी में मार्गदर्शन करें। और एक चीज़ और है, न्यूमरोलॉजी हमें वाई द न्यूमरोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप वैदिक में जाएंगे, कुंडली में जाएंगे, उसमें भी नंबर है, केपी में जाएंगे उसमें भी नंबर है, और आप अपने मोबाइल पे जाएंगे उसमें नंबर है, बैंक में जाएंगे उसमें नंबर है, पासवर्ड है उसमें नंबर है, लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो नंबर का खेल है। तो बेसिकली मैंने अश्विनी जी से बोला कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि लोग अपने डे टू डे लाइफ में नंबरों की फ्रीक्वेंसी को समझ के अपनी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, एटलीस्ट 63 डिग्री जरूर होना चाहिए, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को और बेटर कर सकें। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अश्विनी जी आएँ। और अच्छा, तो अश्विनी जी का फर्दर इंट्रोडक्शन के लिए श्रीनिता वशिष्ठ जी आ रही हैं, तो आप उसके बाद अश्विनी जी को वेलकम करेंगे। थैंक यू। शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द नचावे शब्द ही नाचे, शब्द सथावर जंगम जोगी, शब्द आप रसमोगी, शब्द चिन्हे बिरला कोई, शब्द से सब कुछ सिद्ध होई। जैसा कि अभी सत्येंद्र जी ने बताया कि अंकों का क्या महत्व है। वैसे तो शब्दों की दुनिया में शब्द का ही रहता है, लेकिन हर जगह अंक होते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ में हम किसी भी दिन कोई भी काम करें,
कुछ भी हम गाड़ी लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबका एक नंबर होता है और नंबरों का अपना एक अलग ही महत्व है। तो अंकों की दुनिया में जो रिसर्च की है वो अश्वनी गौतम जी ने की है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इनको जानती हूँ, बट इतना नहीं जानती थी जो मुझे अभी पता चला। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इनको जानें, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में होते हैं नायाब, बट हम उनको जान नहीं पाते हैं। थोड़ा सा मिले, हाय हेलो किया, थोड़ा सा कहीं भी ठीक है चलो हो गया, बट कुछ लोग ज़रूर से ज़्यादा खास होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें हमें जान लेना चाहिए। कभी कभी अच्छे लोग मुश्किल से आते हैं हमारे बीच में आजकल की दुनिया में। तो मैं अश्वनी जी का थोड़ा सा बताना चाहूँगी अश्वनी जी के बारे में, कि अश्वनी जी जो आज अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है, न्यूमरोलॉजी में इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है और हम सबके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। गौतम जी ने 2008 में ज्योतिष की शुरुआत की और 2015 में पूर्ण रूप से अपना जीवन ज्योतिष के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने शुरुआत न्यूमरोलॉजी पढ़ाने से की और 2015 से 2024 का सफ़र अब 10 सालों का हो चुका है लगभग। इनके स्टूडेंट्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनके विदेश में भी हैं। पिछले 10 सालों में सर काफ़ी सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखा चुके हैं। इन्होंने अपने आप को सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इस क्षेत्र में नई नई रिसर्च करके हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। सर ने रिसर्च किया है न्यूमरोलॉजी में और अपना बहुत कीमती टाइम दिया है जिससे सब लोगों का भला हो सके। सर से पढ़े हुए बहुत से लोग आज इस क्षेत्र में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2020 में इन्होंने ज्योतिष को बढ़ावा देने और लोगों के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार किया, जिसको हम आज ज्योतिष पुंज के नाम से जानते हैं। ज्योतिष पुंज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो कुछ लोग सिर्फ ज्योतिष पुंज को ही जानते हैं, लेकिन उसमें और क्या क्या इन्होंने खास किया वो मैं अब आपको बताती हूँ। इस मंच के अंतर्गत ज्योतिष पुंज ने ज्योतिष पुंज गुरुकुल की स्थापना की, जो आज ज्योतिष शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। ज्योतिष पुंज गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत भारत सरकार से समृद्ध है। इसके अलावा सभी ज्योतिषों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की भी स्थापना की गई। ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत सेक्शन 8 कंपनी है और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ के तौर पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। सर ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ज्योतिष से जुड़े लोगों को आगे लाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से ज्योतिष पुंज ने ज्योतिष पुंज टीवी की भी शुरुआत की। देखा अपने सर ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, वो टीवी पर भी आ सकते हैं ज्योतिष पुंज के थ्रू। एक बार और क्लैपिंग हो जाए। मुझे तो ये पता ही नहीं था सर। जो आज नए नए लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सम्मान के साथ लाकर उनकी प्रतिभा को एक नया आयाम देने का कार्य करता है, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल बहुत ही क्रेज़ है और जहां लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, किसी को जान नहीं पाते हैं, तो सोशल मीडिया से हमें पता चलता है सबके बारे में। तो वो सर ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके अलावा अश्वनी गौतम जी ने की सोच इस क्षेत्र से रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी हुई। तो इन्होंने ज्योतिष पुंज के लिए ऐप तैयार की जो पिछले साल 2023 में, हाँ जी, जो 2023 में लॉन्च हो गई है। तो अब मैं अश्वनी गौतम जी को बुलाना चाहूँगी, वो बताएं अपनी इन रहस्यमयी चीज़ें जो उन्होंने तैयार की हैं सब लोगों की भलाई के लिए। वो आकर अब न्यूमरोलॉजी की शिक्षा प्रदान करें आप सबको। आइए सर प्लीज़। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता वशिष्ठ जी, इतनी सारी जानकारी मेरे बारे में पढ़ दी। इसकी आवाज़ को थोड़ा ठीक कीजिए प्लीज़।
ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान, डिवाइन फोर्सेस, जन संस्कृति एनजीओ और मातृका ज्योतिष का आज इतनी अच्छी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप सभी बधाई के पात्र हैं इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपका प्रयास आज यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे बारे में सुनीता जी ने बता दिया। मेरा नाम अश्विनी गौतम है और मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ। आज मैं यहाँ पर आपसे नंबरों के बारे में ही बात करूँगा। हमारे पास समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए बातें जो होंगी वो पॉइंट टू पॉइंट होंगी। मैं आप लोगों में से बहुत सारे चेहरे ऐसे देख रहा हूँ जिनको न्यूमरोलॉजी आता है यहाँ पर ऑलरेडी। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों का ले लेता हूँ। सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितने लोग यहाँ पर न्यूमरोलॉजी जानते हैं। रेज योर हैंड प्लीज। वाओ, इट्स वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एस्ट्रोलॉजी कितने लोग जानते हैं? एस्ट्रोलॉजी सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपको पता है बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। जैसा कि मैं पिछले कई सालों से नई नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। और फिर ना एक मार्केट में एक सवाल भी आता है, क्योंकि तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। यार मैंने नाम चेंज कराया था, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिले उसके। क्यों नहीं मिले? क्या कारण था? न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी नहीं है। एक लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक कॉम्बिनेशन मेरे सामने आता है और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इस बंदे को हमें नाम देना है 5 नंबर पे, तो हम उसका नाम 5 नंबर पे सेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये आता है कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध नीच का था और आपने उठा के वो नंबर उसको 5 दे दिया। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो तो ये चीज़ देख ही नहीं सकते, और फिर उस पर आकर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक समस्या हो गई। और फिर फिलॉसफी ये कहती है न्यूमरोलॉजी की कि जो नंबर आपने दे दिया उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिव हो जाता है, और अगर वो आपकी कुंडली के अंदर नीच का है तो फिर वो नीच का प्लैनेट आपका एक्टिव हो गया। एक बड़ी गहन समस्या हम लोग चंडीगढ़ में पहले मैं चंडीगढ़ बैठता था, बर्थ चार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे, और वो एक समस्या हमारे सामने इस तरह से आई थी। तो एक नया विषय मिल गया कि इस चीज़ का सॉल्यूशन, इस चीज़ का समाधान क्या है। तो फिर हमने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, और रिसर्च करते करते कुछ ऐसी कहानी घटी कि हमें उन नंबरों की प्लैनेटरी पोजीशंस को समझ आना शुरू हो गया। अब जैसे 5 नंबर देने की बात आती है, 5 नंबर 5 से भी बनता है, 14 से भी बनता है, 23 से भी बनता है, 32 से भी बनता है, 41 से भी बनता है और 50 से भी बनता है। अब मुद्दा ये आता है कि नाम अगर हमें 5 पे देना है तो हम डायरेक्ट 5 पे तो दे ही नहीं सकते, डिजिट तो छोटे हो जाएंगे, राइट? तो फिर ऑप्शन क्या लिया जाए? 23 दे दो, 32 दे दो, 50 दे दो। लेकिन हमें जिनको एस्ट्रोलॉजी ही नहीं आती वो कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कौन सा नंबर देना चाहिए? तो मैंने इस पर छोटी सी रिसर्च करते हुए राशियों को नंबरों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आपको। राशियों को नंबरों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 12 राशियां, 9 नंबर्स, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 108 आ गए।
आप लोगों में से न्यूमरोलॉजी में प्रश्न शास्त्र कितने लोग यूज करते हैं? न्यूमरोलॉजी का प्रश्न शास्त्र, न्यूमरोलॉजी में भी प्रश्न शास्त्र हो रही होती है जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती है। प्रश्न शास्त्र में 1 से लेकर 108 नंबर तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने क्या किया कि 12 राशियों को 9 नंबरों के साथ जब जोड़ा तो हर राशि को 9 नंबर डिवाइड कर दिए, यानी 1 से लेकर 9 तक मेष राशि को दे दिए, 10 से लेकर 18 तक वृषभ राशि को दे दिए, 19 से लेकर 27 तक। इस तरह से करते करते 101 से लेकर 108 तक के जो नंबर थे वो हमारे मीन राशि में आ जाते हैं। अब हमारे पास बहुत सीधा सा कंसेप्ट आ गया, हमने 5 नंबर देना है। मरक्यूरी का नंबर है, मरक्यूरी कौन सी राशि में उच्च का होता है? कौन सी राशि में? कन्या में। अब कन्या के अगर आप नंबर देखेंगे तो 45 से लेकर 54 के बीच में आएंगे, ठीक है? 45 से लेकर 54 के बीच में आएंगे, नंबर वही है। 46 से, सॉरी 46 1 आता है, 47 2, 48 3, 49 4 और 55। तो इसका मतलब 50 नंबर जो हुआ वो कन्या राशि का बुध हो गया। तो इसका मतलब हम 50 नंबर को उच्च के बुध के बराबर मान लेते हैं। जब इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास हर उच्च के प्लैनेट का एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता है, जिसको हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। अब ये कैलकुलेशन तो हमने कर लीजिए उस चीज़ के बारे में, लेकिन इसके रिजल्ट कैसे चेक किए जाएं? तो हमने इस कंसेप्ट को लाने से पहले बहुत सारे बर्थ चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत गंदी आदत है मुझे पढ़ने की, मैं करता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, बहुत सारे बर्थ चार्ट के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। और जब इसके रिजल्ट्स हमें मिले तो वो कमाल के रिजल्ट्स थे, और उसके बाद हमने इसको लोगों के बीच में लाना शुरू कर दिया। और आप भी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी का नाम सेट करें या किसी का होरोस्कोप देखें या डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करें तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर देखिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस मामले में। एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जिसका टोटल जो है वो 36 आता है, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है वो 36 आता है। अब 36 क्या है? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कर्क राशि में आएगा, इसी 9 नंबरों की कैलकुलेशन के हिसाब से ये कर्क राशि में आएगा। और कर्क राशि का मंगल हो गया। अब ये कर्क राशि का मंगल हो गया तो नेचुरल सी बात है कि नीच का मंगल हो गया। अब मंगल क्या करवाता है? लड़ाई झगड़ा ही करवाता है ना। और वैसे भी 36 का मतलब क्या है? 36 का आंकड़ा है ना। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में ये एग्जाम्पल आया था तो फिर एक नया विचार दिमाग में भी आ जाता है। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 36 आ जाए, उसकी कुंडली का मंगल जरूर चेक कीजिएगा, उसकी कुंडली में मंगल खराब मिलेगा आपको। और इस बात से हमें इतना ज़बरदस्त प्रूफ मिला तो हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया और धीरे धीरे हम एक नई रिसर्च पर पहुंच गए कि भाई अगर उन दिनों मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती उनके हाथ से जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। और इंडिया में एक ही पर्सन है अभी वो जो जन्म कुंडली बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक और फितूर शामिल हुआ उस टाइम पे, और वो फितूर ये था कि जब हाथ से जन्म कुंडली बनाई जा सकती है तो डेट ऑफ बर्थ भी तो परमात्मा ने ही दी है ना, उससे भी बनाई जानी चाहिए। जब हम एक कैलकुलेशन पर आकर यहाँ पहुँच गए कि 36 अगर है तो आपकी कुंडली का मंगल खराब है तो बाकी कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, तो उस प्रोसेस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी आपको एक नया कंसेप्ट यहाँ पर दिया जाएगा कि आपके पास अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप अपनी ओरिजिनल जन्म कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए रिसर्च की कुछ बातें हुई जो मैंने आपको बताई, लेकिन मेन मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार आज न्यूमरोलॉजी को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं और शायद उनको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती। तो मैं एक जर्नल फोकस करूँगा आज कुछ चीज़ों के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों से ये पहले पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी करने के लिए निकलते हैं तो यही पूछा जाता है जी आप कौन सी वाली न्यूमरोलॉजी करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कौन सी करते हैं आप लोग? कीरो, और कोई? वैदिक और चैल्डियन और
कितने प्रकार होते हैं न्यूमरोलॉजी के? कितने प्रकार होते हैं? 16 प्रकार होते हैं। 16 प्रकार के पैटर्न इस समय न्यूमरोलॉजी में हैं, और उनमें से 5 पैटर्न ऐसे हैं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। 5 पैटर्न जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और वो 5 पैटर्न कौन से हैं? वो 5 पैटर्न हैं पाइथागोरियन, चैल्डियन, सेफेरियन, कबाला और कीरो। ये 5 पैटर्न इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब एक और यहाँ पर विषय उठता है, एक और मुद्दा उठता है। मेरी ज़िंदगी में एक घटना घटनी थी, मेरी लाइफ में एक घटना घटनी थी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि चैल्डियन वाले कहें कि नहीं होगी, पाइथागोरियन वाले कहें होगी, कबाला वाले कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे होगी। भाई घटना घटनी है तो घटना तो उसी तरह से घटेगी ना जैसे घटनी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये 5 पैटर्न हमारे इंडिया के अंदर टॉप पोजीशन पे चल रहे हैं तो सारी ही बातें एक ही होनी चाहिए, क्योंकि बंदा तो मैं एक ही हूं और घटना भी मेरे साथ वही होनी है जो होनी है। इसका मतलब सारे के सारे उसको ऐसे ही बोलेंगे। मुद्दा आ गया यहां पर। अब ये भी सोचने का विषय हो गया, अभी इस पे क्या नया निकाला जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार जब हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे तो हमें थ्योरम्स पढ़ाई जाती थी मैथ्स में, और मुझे याद है कि हम अपने सर से कहते थे कि सर ये थ्योरम है, और हमें 2 पैटर्न पढ़ाए जाते थे। और हम पूछा करते थे अपने सर से ये कि सर कौन सा पैटर्न करें? कहते थे बेटा आप जो मर्जी पैटर्न कर दो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसलिए पैटर्न आप चैल्डियन उठाइए, पैटर्न आप पाइथागोरियन उठाइए, सेफरियन उठाइए, कबाला उठाइए, कीरो का उठाइए, कोई भी उठा लीजिए। अगर रिजल्ट सेम आएगा तो रिजल्ट 5 में सेम का ही आएगा, क्योंकि व्यक्ति के साथ वही घटना घटनी है जो व्यक्ति के साथ घटनी है। और ये बात दिमाग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गई कि भैया पैटर्न कोई भी हो, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी मर्जी पैटर्न को उठा लीजिए, किसी भी मर्जी पैटर्न को उठा लीजिए, रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। अब लॉजिक कैसे समझ आए जी? मैं अक्सर उस व्यक्ति को कभी एक न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मानता जो एक थंब रूल के ऊपर काम करता है। मैं कभी उसको न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मानता। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट उसको मानता हूं जिसकी नंबरों से दोस्ती है, जो चलते फिरते भी नंबरों को समझ जाता है, उसके लिए उसे किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। आप उस पैटर्न को मत उठाइएगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप उन लॉजिक्स को उठाइएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप उन लॉजिक्स को जिस मर्जी पैटर्न पर लगाइएगा, रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। राइट? तो हम बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। माइक वहीं पे भी पड़ा है, मैं उस माइक को यूज़ करूंगा। और हम शुरुआत करेंगे एक व्यक्ति के जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक की कहानी नंबरों से हम लोग कैसे चेक करेंगे, किस किस पड़ाव पर आकर व्यक्ति कैसी कैसी स्थितियों से गुजरता है, वो हम इस पैटर्न के जरिए लेंगे। पैटर्न में मैंने पाइथागोरियन लिया है, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। जब हम नेम कैलकुलेशन करते हैं ना, जब हम नेम कैलकुलेशन करते हैं तो नेम कैलकुलेशन में बहुत सारे पैटर्न्स में नंबर 9 को यूज़ नहीं किया जाता, राइट? लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन बना रहा था उसके, तो मुझे पता है कि 9 नंबर हैं, हर राशि को 9 ही नंबर देने हैं, तो मैं कोई नंबर मिस नहीं कर सकता था। और एक यही एक ऐसा पैटर्न था जिसमें 9 के 9 नंबर यूज़ किए जाते हैं। तो फिलॉसफी सभी पैटर्न्स पे लागू होगी, पैटर्न मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप उस पैटर्न पे मत जाइएगा। जो मैं कहने की कोशिश करूँगा आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ और आप इसे समझिएगा। हेलो,
ये ग्रीडिंग है जो हम लोग अक्सर चैल्डियन में भी बनाते हैं, सेफरियन में भी बनाते हैं, पाइथागोरियन में भी बनाते हैं, लेकिन इसमें जो नंबरिंग मैं भरूंगा वो बड़ी सीक्वेंस में भरूंगा, क्योंकि मुझे आपको ज़िंदगी के लाइफ पैटर्न के साथ जोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को आती हैं, आई नो दैट, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सबको आती हैं, लेकिन इसमें जो फिलॉसफी छपी हुई है वो आप फिलॉसफी को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9। अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इधर भी आ सकते हैं, ये यहाँ से आपको सभी को विजिबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको जिंदगी के कुछ चरणों में बांटना है, जिंदगी के कुछ पैटर्न्स में बांटना है। तो मैं जिंदगी की शुरुआत करता हूं हमारे जन्म से लेकर। हम पैदा हुए तो हमें पहले क्या मिलता है, शरीर मिलता है। तो लीजिए मैं इस 147 को आपके शरीर के तौर पे ले लेता हूं, ये आपका शरीर है। 147 को आपने शरीर के तौर पे माना। उस शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, तो हम इस वाली लाइन को आत्मा के तौर पे मानते हैं, राइट। और फिर हमारे पास जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो परमात्मा हमें दिमाग भी डालना शुरू कर देता है। तो ये ऊपर वाला कॉलम हमने एक दिमाग के तौर पे ले लिया। अक्सर क्या होता है कि हम जब न्यूमरोलॉजी करते हैं और लोग हमारे पास आते हैं तो किस पर्पस के लिए आते हैं, तो लोग हमारे पास किस लिए आते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि हमने अपनी समस्या का समाधान कराना है। अब डॉक्टर को अगर समस्या ही नहीं पता होगी तो वो कैसे होगा। और अक्सर इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसकी मैक्सिमम समस्याएं उसकी अपनी साइकोलॉजी की वजह से होती हैं। तो जब तक हम किसी की साइकोलॉजी नहीं समझ सकते तब तक हम उसको रेमेडी नहीं दे सकते। और मुझे लगता है कि एक जो न्यूमरोलॉजिस्ट होता है ना, उससे अच्छा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर वो सही तरीके से नंबरों को समझ जाए यहाँ पर, तो उससे अच्छा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता। और मैंने एक टैग लगा दिया है न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट का। तो वी ऑल आर द साइकोलॉजिस्ट, हम सब साइकोलॉजिस्ट हैं। हमें इंसान के दिमाग को पढ़ना है। और दिमाग कैसे पढ़ना है, इन नंबरों के हिसाब से पढ़ना है। शरीर ले ली, आत्मा ले ली और दिमाग ले लिया, ये तीन चीजें हमारे शरीर में होती हैं। लेकिन जिंदगी के पड़ावों को भी यहां पर हम जोड़ेंगे साथ साथ। जिंदगी के पड़ावों को हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम अपने बचपन के दौर से गुजरेंगे। तो मैं इन तीन नंबरों को बच्चा मानता हूं। 1, 2, 3 आपके लिए एक बच्चे की तरह है, इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। इस 4, 5, 6 को आप जवानी की तरह ट्रीट कीजिए। ये जवान हो गया। मैं लॉजिकली कनेक्ट करूंगा इनको, अभी आप नोट कर लीजिए। बस बोर्ड की इतनी ही जरूरत है मुझे, इसके बाद बोर्ड की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको वहीं से बोलूंगा। तो एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जवान हो गया, और जवान होने के साथ ये बच्चा जो है बूढ़ा हो गया। बस ये तीन ही तो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर। हम पैदा होते हैं बच्चा बन के, फिर जवान हो जाते हैं, जवान होने के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं इस दुनिया से। तो यही हमारी जिंदगी की फिलॉसफी है, और यही 9 नंबर हैं, यही शरीर के 3 पार्ट हैं, यही हमारी जिंदगी के 3 पार्ट हैं, यही नंबर है, और सब कुछ इसी के बीच में शामिल है। लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा। समझते कैसे हैं, चलिए। वी ऑल नो दैट नंबर 1 इज द नंबर ऑफ सन। ये सूर्य का नंबर है। सूर्य क्या है, क्या देता है, नेम, फेम, रिश्तेदारियां, विरासत, पिता की विरासत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट। आपने कभी एक और चीज नोट की है, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है। जब मैं पैदा हुआ था ना अपने घर में, तो मेरे घर में बड़ी सारी खुशियां मनाई गई थी, फंक्शंस किए गए थे, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बधाइयाँ भी दी थी,
चाहे मैं नहीं सुन सकता था, मेरे पेरेंट्स को दी गई थी। और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए गए थे मेरे पैदा होने की खुशी में, है ना। हर बच्चे के साथ यही होता है उसके घर में। ये क्या है? ये सूर्य के फीचर हैं जो एक छोटे बच्चे को मिलते हैं। सूर्य आपको पिता की विरासत भी देता है। तो जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत होती है? जिस घर में पैदा हो जाए उसी घर का वारिस बन के पैदा हो जाता है, उसको तो बनी बनाई मिल गई ना। उसको रिश्ते क्रिएट करने की जरूरत है, रिश्ते भी उसको ऑटोमेटिक मिल गए। मामा, चाचा, ताया, बुआ सब बने बनाए मिल गए। तो जो एक सूर्य के फीचर हमें मिलने चाहिए थे, वो एक बच्चा जब पैदा होता है उसको बने बनाए मिल जाते हैं। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, और नंबरों की शुरुआत होती है नंबर 1 से। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको अगर कनेक्ट करूं तो मैं नंबर 1 को, सूर्य के नंबर को एक छोटे बच्चे के बराबर मान सकता हूं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी समस्या, कोई व्यक्ति जितना मर्जी खुश हो जाए वो हमारे पास नहीं आता। जब बंदे का काम निकल जाता है ना, वो ज्योतिषियों के पास दोबारा नहीं आया करते। वो ज्योतिषियों के पास तब आते हैं दोबारा जब उनको फिर से समस्या होती है। लेकिन इसमें एक समस्या है नंबर 1 में। क्या क्या समस्या हो सकती है जो हमें पकड़नी है? छोटे बच्चे में ईगो नहीं होती। नो हमारे, अगर मैं एक छोटा बच्चा हूं, मैंने अभी 10 दिन पहले जन्म लिया है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। समझिए इस बात को। यहां मैं नंबर 1 से जुड़ी हुई समस्या को आपके सामने ला रहा हूं। मेरे पेट में दर्द है, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा? कम्युनिकेशन। मैं क्या करूंगा? मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा। और जिसके आगे रोऊंगा चिल्लाऊंगा वो क्या करेगा आगे से मेरे साथ? वो मुझे उठाएगा, बाहर घुमाने लेके जाएगा और मुझे कहेगा, बेटा वो देखो काओ, वो देखो पंछी बैठे हैं, वो अंकल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरी समस्या को समझ नहीं पा रहा है कि समस्या क्या है मेरी। वो मेरे ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा है। समझे इस पॉइंट को। अब नंबर 1 वालों की जिंदगी में क्या होता है, इस लॉजिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि नंबर 1 वालों की जिंदगी में अक्सर क्या होता है। नंबर 1 वालों की जिंदगी में अक्सर यही चीज होती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे। अब पेट का दर्द मत ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर नंबर 1 वाला हूं तो मैं तो कह दूंगा भाई मेरे पेट में दर्द है। मैं इंटरनल फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाले बोलना नहीं जानते, बहुत अच्छा बोलना जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को दमदार, क्योंकि आवाज में दम होता है 1 नंबर वालों की, है ना। तो लेकिन जहां इंटरनल फीलिंग्स की बात आती है, जहां भावनाओं की बात आती है, वहां पर नंबर 1 वाला कमजोर है। वो आप सूर्य की ईगो प्रॉब्लम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या एक छोटा बच्चा अपने दिल की भावनाएं लोगों के सामने रख नहीं पाता है, वो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अपने दिल की इंटरनल फीलिंग्स की अगर बात आएगी तो वहां पर आपको 1 नंबर वाला हमेशा कमजोर मिलेगा। कर ही नहीं पाता, बात बता ही नहीं पाता, एजिटेशन भी कह सकते हैं। और अगर वो बता दे तो जैसे एक छोटा बच्चा रो के बताता ना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और हम क्या करते हैं, वो बेटा खाओ। तो यहां पर 1 नंबर वालों के साथ कुछ ऐसी समस्या होती है कि अगर आप अपने दिल की भावनाएं किसी से बता देना तो आपकी भावनाओं को समझा भी नहीं जाता, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंटरनल फीलिंग्स को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और यही 1 नंबर वालों की सबसे बड़ी समस्या है। अब एक और आंकड़ा जो मेरी रिसर्च, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस रिसर्चेस करता जा रहा हूं नई नई चीजों के ऊपर, मेरी एक रिसर्च और भी कहती है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे उसके आंकड़े जरूर भेजिएगा। जितने भी लोग जिनको हार्ट अटैक आता है मैक्सिमम, मेरी रिसर्च ये कहती है कि वो मूलांक 1 के लोग ज्यादा होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है। और क्यों आता है उसका रीजन मैं आपको इसकी आगे की कैलकुलेशन के अंदर बताऊंगा।
अक्सर हार्ट अटैक वालों को हार्ट अटैक आने वालों का मूलांक एक होता है, बिकॉज जब आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाएगा, जब आपके दिल की इंटरनल फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा, तो एक ऐसी स्टेज भी आएगी, एक ऐसा लेवल भी आएगा जब आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाएंगे और अपने आप को दबाना शुरू कर देंगे। और अक्सर यह कहा गया है कि अपनी फीलिंग्स को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है और आप उसको नहीं बोल सकते तो अपने आप में बंद कमरे में बंद चले जाइए और उस बंदे का नाम लेके उसको 100 गालियां निकालिए, अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकाल दीजिए, लेकिन अंदर मत दबाइए। और अक्सर 1 नंबर वालों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फीलिंग्स को दबाना शुरू कर देते हैं और दबाने की वजह से अंदर ही अंदर अपने आप को खत्म करते चले जाते हैं और उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी एक विषय आता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं उस पर नई रिसर्चेस कर रहा हूं इस समय। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ये देखा जाता है कि नंबर 1 वालों को ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहां पर रहती है। तो मैं आपको एक जर्नल फेसिस के ऊपर लेकर आ रहा हूं। ये मैंने बात की मूलांक 1 वालों के साथ इस तरह की समस्याएं रहती हैं। जब हम मूलांक 1 की बात करते हैं तो मूलांक 1 वालों की समस्याएं रहती हैं। अब अगर आपका मूलांक 1 ना हो तो बाकी केसेस में नंबर 1 को कैसे आप डील करते हैं? अच्छा, जिनके पास नंबर 1 होता ही नहीं है, किनके पास नहीं होता? जिनका जन्म 1999 के बाद हुआ, उससे पहले सबके पास 1 होता था। जिनके पास 1 नहीं होता है तो सूर्य का नंबर ही नहीं है, नेचुरल सी बात है। स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और फीलिंग्स तो शेयर करने की बहुत दूर की बात है उनकी कि वो अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो खुद ही बदनाम हो जाएंगे बेचारे, अपना स्टेटस नहीं मेंटेन कर सकते क्योंकि स्टेटस का नंबर, सूर्य का नंबर उनके पास नहीं होता। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको और ऐड ऑन कर देता हूं, वो क्या? अब कई बार हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर नहीं होते लेकिन उसके रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं। उसके रिजल्ट क्यों मिल रहे होते हैं? सीक्रेट नंबर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे नंबर सीक्रेटली आपकी मदद कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। सीक्रेट नंबर कहां से जनरेट होते हैं वो भी एक कंसेप्ट आता है। कभी किसी एक वर्कशॉप लगेगी तो एक वर्कशॉप पूरी की पूरी सीक्रेट नंबर्स के ऊपर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबा कंसेप्ट है। कहां से आया सीक्रेट नंबर? हर साल सीक्रेट नंबर चेंज हो जाते हैं। हर साल जब आपका पर्सनल ईयर चेंज होता है तो सीक्रेट नंबर भी चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे। और एक नहीं होता, 5-5, 6-6 सीक्रेट नंबर्स आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी हमें देखना होता है। लेकिन हम उस टॉपिक पे नहीं आते, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको सिर्फ। हम नंबर 1 पे आते हैं। मैंने कहा नंबर 1 आपके पास नहीं है तो आप अपनी फीलिंग्स तो दूर करने की बड़ी दूर की बात है, आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने में आपको दिक्कत आती है, बट मेक श्योर आप चेक कर लीजिएगा कहीं एक नंबर आपको सीक्रेटली मदद ना कर रहा हो, वो देखना पड़ेगा। अब इसी को, क्योंकि हम लोग एक इंसान की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक इंसान की साइकोलॉजी नंबरों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 हमारी जन्म तारीख के अंदर सिर्फ 1 बार आ रहा है। जैसे ही नंबर 1 हमारी जन्म तारीख के अंदर 1 बार आया तो हमें अपने बचपन को याद कर लेना है। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 बार आता है वो अपने बचपन को याद करे और फीलिंग ले एक छोटे बच्चे वाली, तो देखे कि एक छोटे बच्चे के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं उस इंसान की जिंदगी के अंदर आपको 100% देखने को मिलेंगी। कैसे? मैंने गाड़ी लेनी, मैंने अपने बेटे को वैसे ही शेयर कर दिया, मैं कहा बेटा हम गाड़ी लेंगे बड़े वाली। तो मेरा बेटा क्या करेगा? जैसे ही घर से खेलने के लिए जाएगा ना, अपने सारे दोस्तों को मेरे पापा ना बहुत अच्छी गाड़ी लेंगे बड़े वाली, और उनके घर जाएगा, उनके पेरेंट्स के पास जाएगा, आंटी आपको पता है मेरे पापा ना गाड़ी लेने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़े वाली गाड़ी लेंगे, हम बहुत जल्दी गाड़ी लेंगे बड़े वाली। तो क्या हुआ? मैंने, छोटे बच्चे ने अपने सारे के सारे सीक्रेट्स दूसरे के पास शेयर कर दिए, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उन लोगों के साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 बार आता है। वो अपने दिल के अंदर सीक्रेट्स रख ही नहीं पाते। अब बच्चे से निकलकर इसको बड़े आदमी की तरफ लेकर आते हैं हम लोग। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर
एक बार आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, मैं कोई भी प्लान करूंगा, तो मैं ना 10 आदमियों से सलाह लूंगा उसकी, और वो प्रोजेक्ट, वो सलाह इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी कि मैं उसको शुरू करूं या ना करूं, अगला आदमी उसको शुरू कर लेगा। क्योंकि बच्चे का माइंड प्योर होता है ना, तो प्योरिटी से सलाह फ्रेश माइंड से लेता है, तो आइडिया में दम होता है, लेकिन वो वायरल पहले हो जाता है। अब वो वायरल पहले हो गया तो ये एक समस्या जो है वो यहां पर आ गई, तो बड़ी समस्या हो गई भाई। मैंने तो बताना था, मैंने तो करना था ये काम, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? अगले बंदे ने पहले कर लिया, या बंदा फेमस पहले हो जाता, काम होता ही नहीं है, कहते नजर लग गई। तो ये भी एक समस्या आ जाती है इन लोगों के साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है। एक समस्या। दूसरी समस्या क्या है? क्योंकि मैं तो समस्याओं की बात करूंगा, क्योंकि लोग तो हमारे पास समस्या के लिए आएंगे, हमें पता होना चाहिए क्या है। दूसरी समस्या क्या है? एक छोटे बच्चे को फिर से एनालाइज कीजिए। मेरे को किसी इंसान ने गुस्से से बोला, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक बार है, और मुझे किसी इंसान ने गुस्से से बोला, मुझे बड़ा बुरा लगेगा, यार ये बंदा ना मुझे बस। भैया हो सकता है कि वो गुस्से से बोलने वाला जो इंसान है, आपके भले की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो भला नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बंदा मेरे से गुस्से से बोल रहा है। ये इससे बड़ा दुश्मन तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज रियल फैक्ट। इससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है, क्योंकि ये बंदा मुझे कड़क आवाज में बोलता है, ये बंदा मुझे गुस्से से बोलता है, राइट। अब किसी ने प्यार से बोल दिया, वो इनको बड़ा अच्छा लगेगा, चाहे प्यार में आपकी सारी दुनिया उजाड़ के ले जाए वो, लेकिन आपके लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि वो बंदे ने आपसे प्यार से बोला। अब ये बर्बाद हो रहे होते हैं प्यार के चक्कर में, और इनको पता होता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन बंदा प्यार से बोल रहा है, यार कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो। ये भी एक समस्या है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से एक पॉइंट इसमें यहां पर मैं ऐड करना जा रहा हूं, अच्छे बुरे व्यक्ति की जो पहचान होती है वो नहीं हो पाती उस इंसान को जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिर्फ एक बार होता है। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप नोट कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे को गुस्सा करके उससे माफी मांग लो, ठीक है, वो क्या करेगा? आपको माफ कर देगा और भूल जाएगा कि उसने आपके साथ गलत किया। अगर किसी को नींद आ रही हो तो मुझे बता देना, मैं शेरो शायरी भी बहुत अच्छी जानता हूं, ठीक है, तो वो अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं अगर किसी को नींद आ रही हो। तो मैं टॉपिक क्या ले रहा था? हाँ, माफ कर देता है। तो ये भी बड़ी समस्या है इनके साथ कि लोग इनको धोखा भी दे जाते हैं और माफी मांग के इनके दोबारा से अपने भी बन जाते हैं, और ये उनको माफ भी कर देते हैं और फिर से धोखा खा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है इनके साथ। तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ रहा है, और अगर एक बंदा आपके पास आया, कहता जी यार मैं ना कुछ भी करता हूं चलता ही नहीं, पता लगा जी पहले ही वायरल हो गया था क्योंकि एक बार था। लोग मुझे धोखा बड़ा दे जाते हैं, भाई देंगे, एक बार है, और तुम माफ भी कर देता है अगले बंदे को। चलिए, ये तो एक बेसिक समस्या उन लोगों के साथ थी। अब और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और समस्याओं को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक छोटे बच्चे के ऊपर फोकस कर लीजिए कि एक छोटा बच्चा क्या क्या करता है, और उसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर लीजिएगा, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। समय कम है, मुझे शॉर्ट में करना पड़ेगा, अदरवाइज अपनी क्लासेस के अंदर तो मैं बहुत डिटेल में करवाता हूँ। हाँ बताऊंगा, रेमेडी भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। एक नंबर पूरा होने दीजिए अभी। अब एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार आ गया, एक का 2 बार आना क्या कहता है? बहुत अच्छा होता है, बैलेंस कर रहा है यहां पर। एक को 1 की सपोर्ट मिल गई, और एक का 2 बार आना मतलब 11 इज अ मास्टर नंबर, राइट।
तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1-2 बार आ जाता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, बड़े मैच्योर माइंड के लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं। सही और गलत की जो पहचान है वो इनको होती ही होती है। अक्सर पंचायती लोग होते हैं, लोग इनके पास समस्याओं का सॉल्यूशन करवाने आते हैं। स्मृति जी हंस रही है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में होगा पक्का, है ना। लोग इनके पास आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, इसलिए ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट भी होते हैं। इनको पता होता भी कौन सही कौन गलत, कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। आभास, जिसे हम पूर्वाभास कहते हैं, वो यहां पर इनको हो जाता है। 1 का 2 टाइम आना अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिएक्ट नहीं करते, ये सोचते हैं, समझते हैं, देन जवाब देते हैं। इनको पता है कि ये बंदा मेरे से गुस्से से बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, और ये बंदा मुझसे प्यार से बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, और इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या स्वार्थ हो सकता है, इनको आभास होता है। इसी तरह से 1 को 3 बार ले आओ, ईगो बढ़ गई, सूर्य का प्रभाव बढ़ गया, तेज बढ़ गया। लेकिन ना, मैं इसमें एक ट्विस्ट लेके आता हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 3 बार आ रहा है और 2, 5 और 8, तीनों में से एक भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, तो ये लोग पता कैसे होते हैं। कोई आपके पास आया और अच्छा भाभी जी आप टूर पे जा रही हैं, और जो 1 3 वाले होते हैं ना, हाँ हाँ मैं टूर पे जा रही हूँ, तू भी चल साथ। भाभी जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तेरे पैसे मैं खर्च दूंगा। खुद भी मौज करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, और लोग उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। और क्यों करते हैं? सिर्फ अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, हम हैं, हम खर्च कर सकते हैं। ये चीज बहुत होती है एक वालों के पास। और अगर 2 5 8 में से कोई भी एक नंबर नहीं है तो फिर ये रिजर्व किस्म के इंसान है। इन्हें मतलब सिर्फ अपने से है, बहुत ईगो प्रॉब्लम है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2 5 8 में से ये, मैं जो 2 5 8 का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ ना, इसको पृथ्वी तत्व का कॉम्बिनेशन बोलता हूँ मैं। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर ये एक चीज और आती है। और अगर 1 4 बार, अब मैं 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार इकट्ठा ले रहा हूं इसको, 4 बार आता है, 5 बार आता है या 6 बार आता है, इन दैट केस देखो सूर्य की अधिकता होगी तो नेचुरल सी बात है कि आपके शरीर में गर्मी होगी, आपके दिमाग में गर्मी होगी, स्टेटस इश्यू होगा, ईगो इश्यू होगा। आपका काम एक छोटा आदमी कर सकता है, लेकिन आप उससे काम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? ये करेगा मेरा काम, ये प्रॉब्लम। और एक और समस्या, जहां सूर्य की बात आ जाती है, सूर्य तो राजा भाई, और ज्यादा बार आ गया तो नेचुरल सी बात है कि आपको रॉयल्टी तो देगा, आपको रॉयल लाइफ दे देगा। आप एक अगर पीएन भी लगे होंगे ना, तो भी आप में राजाओं वाली क्वालिटी होगी। आसानी से तो नहीं पानी पिलाते किसी को, यह भी एक समस्या है। लेकिन एक राजा के साथ जोड़ दूं, अगर एक समस्या अब यहां पर सामने और आ रही है जो फेस करनी पड़ती है, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी से प्यार हो जाए तो वो बता सकता है, इजहार कर सकता है? नहीं कर सकता। और फिर उसके साथ वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे एक छोटे बच्चे को पेट में दर्द हुआ था ना, तो उसने रो के चिल्ला के बताया, लेकिन किसी ने समझा नहीं। अब यहां पर भी वही बात होगी, जिसके पास 1 4 बार 5 बार या 6 बार आता है, वो पहली बात तो व्यक्ति अपनी समस्या किसी से शेयर ही नहीं कर सकता, राइट। और दूसरी बात, अगर वो करता है, देश का प्रधानमंत्री अगर ये बता दे कि मुझे फलाने बंदे से प्यार है, तो क्या होगा? बदनामी हो जाएगी, है ना। मीडिया वाले उछाल देंगे, लोगों के पास एक विषय मिल जाएगा, अच्छा उपदेश बहुत देते हैं, है ना, और आप देखो। तो ये एक समस्या रहती है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 ज्यादा बार आता है। इसका मतलब आप अपने दिल की भावनाएं कभी भी दूसरे से व्यक्त नहीं कर सकते, और जिस दिन आपने कर दी उस दिन आपके लिए समस्या खड़ी है। इनको
एक और समस्या आती है। समस्या क्या है? अपने लोग ही जो है ना वो इनके लिए खतरनाक हो जाते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक ज्यादा बार हो। ये ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के ऊपर। क्यों? देश के प्रधानमंत्री को प्यार हुआ और उसने बता दिया मजाक मजाक में गृह मंत्री को, तो गृह मंत्री क्या करेगा? अच्छा तेरी तो आ गई मेरे हाथ में, अब देखते हैं तेरे को प्रधानमंत्री अगली बार कौन बनाता है। तो ये ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे। ये ट्रस्ट इश्यूज भी इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रहते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक ज्यादा बार आ जाता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं जिंदगी के अंदर होती हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं कर सकते, फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, इंटरनली आप अकेले हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। एक मुकाम जिंदगी का ऐसा आता है जब आपके पास आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, और अंदर ही अंदर आप घुटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप दबते चले जा रहे हैं, तो आप कैसे इसको ठीक करेंगे? और स्टेज फियर भी होता है। स्टेज फियर भी होता है जिनके पास एक की अधिकता हो या एक एक बार होता है, उनको स्टेज फियर भी होता है। फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने सच बताऊं तो मैंने एक नंबर के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बिकॉज मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी एक ही बार आता है। तो मैंने इस पर पक्का काम किया है और उसका एक निचोड़ बताता हूं। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं बोलता बहुत अच्छा था, लिखता भी बहुत अच्छा था, मुझे कविताएं लिखने का शौक था। तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि भाई तू बहुत अच्छा लिखता है, तू स्टेज पे बोला कर। मेरे को बोलना नहीं आता था स्टेज पे। तो उन्होंने मेरे को एक फिलॉसफी समझाई थी कि बेटा आज तूने ये कविता लिखी है ना, इसको क्या करियो, तू बंद कमरे में शीशे के आगे खड़ा हो जाइयो और शीशे के आगे खड़ा होके इसको 10 बार बोलियो, 50 बार बोलियो। वो बात मेरे दिमाग में सटक गई जब इसका सोल्यूशन निकाल रहे थे। तो इसके लिए एक बेस्ट रेमेडी बताऊं, या तो अपने लिए कोई फेथफुल पार्टनर ढूंढ लीजिए जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट वो आपकी बात का फायदा ना उठाए। या अगर आपको, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता ना, अगर आपको नहीं मिलता है तो एक डायरी लीजिए। एक डायरी लीजिए, रात को सोने से पहले आपके मन के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर किया, मैं ये नहीं कर सका, मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ये कहा, बिना सोचे समझे, क्योंकि कोई और नहीं सुन रहा होता, आपने डायरी पे उतारना है। और जैसे ही आप सुबह उठेंगे शीशे के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होते ही उसको 10 बार पढ़ लीजिए, ये समझकर कि शीशे में दिखाई देने वाला इंसान ऑडियंस है और आप उसको बोल रहे हैं। एक बार करिए, 1.25 महीने के अंदर आप देखिएगा आपके अंदर का फियर खत्म हो जाएगा। एक की अधिकता वालों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यही होती है कि ये अपने दिल की फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, लोगों पे ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर देंगे तो फिर आपको अपने दिल की फीलिंग किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। अंदर से अंदर दबी हुई चीजों को बाहर निकालना इनके लिए बहुत जरूरी है। तो जब आप डायरी पे उसको उतार देंगे तो वो निकल आएगी। अच्छा, मैं डायरी पे उतारने की बात क्यों कहता हूं? कुछ लोग रेकी जानते हैं, यहां पर रेकी कितने लोग जानते हैं? अब जो रेकी जानते हैं उनको ये पता होगा कि हमारे हाथ की ये जो पोर्स होती हैं, हाथ की ये जो पोर्स होती हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है और इसी से हम लोग हीलिंग करते हैं, राइट? कुछ लोग एनएलपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आप करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पिक्चर क्रिएट होती है वो कहां से होती है? अफर्मेशन देने के लिए, नेचर तक पहुंचाने के लिए, वो होती है हमारी आंखें। हमारी आंखें क्या करती हैं? आपने जिस चीज को देख लिया उसको डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया, सोचता नहीं है, दिमाग का यूज नहीं करती बीच में। आंखों ने अगर कोई गलत चीज देख ली तो सबकॉन्शियस में एक बात बैठ जाएगी कि ये चीज गलत है, ठीक है? तो जब हम किसी चीज को लिखते हैं अपने हाथ से, जब भी किसी चीज को लिखते हैं अपने हाथ से, तो हमारी हाथों की ये पोर्स की एनर्जी
उसमें एनर्जी डालती है और हमारी आंखें उस चीज को कैप्चर करके एक पिक्चर बना के हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेज देते हैं और वो अफर्मेशन के तौर पर प्रैक्टिकली घटित हो जाती है। तो आपके मन के अंदर जो भी किसी भी तरह का डर है, फियर है, ट्रॉमा है, जब आप उसको अपने दिल से निकालना शुरू कर देंगे पॉजिटिवली, मैं एक और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी आपको बता रहा हूं, पॉजिटिवली अगर आप उसको अफर्मेशन के तौर पर भी यहां पर लिखते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा एक फॉर्मूला हो सकता है। तो यहां पर नंबर 1 वालों को, जिनके पास ज्यादा आ रहा है, उनको ये काम करना ही चाहिए। अपने दिल की भड़ास आप किसी से नहीं शेयर करते तो डायरी के ऊपर शेयर कर दीजिए। आप देखिए रात को नींद आना शुरू हो जाएगा आपको, और आपकी ये नींद की समस्या भी जो है ना, रात को नींद नहीं आती इन लोगों को जिनके पास ज्यादा एक होता है, वो भी ठीक हो जाएगी आपकी। चलिए, शरीर की हमने बात करी अभी तक, हम थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर पे आ जाते हैं, हम आत्मा पे आ जाते जी। जैसे आपने एकता बोला कि 3 बार एक होते, तो उसमें अगर 2, 5, 8 ऐसे मिसिंग हो, या अगर वो नंबर हो तो उनके क्या बेनिफिट मिलती है, या नहीं हो तो क्या होता है? ऐसे अगर देखिए मल्टीपल 1 होता है तो उनके लिए कौन से नंबर बेनिफिट होते हैं? देखिए, ये मैंने 111 के लिए बताया है। देखिए, उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। जहां सूर्य की एनर्जी बढ़ गई वहां पर अग्नि तत्व बढ़ गया। इनको पृथ्वी तत्व की जरूर होती है बैलेंस करने के लिए, इसलिए मैंने यहां पर 2, 5, 8 तीनों के कॉम्बिनेशंस को लिया है। ऐसे फिर बहुत सारी डिटेल्स हैं, डिस्कशन करते रहेंगे, अदरवाइज कंसेप्ट रह जाएगा हमारा। तो शरीर से निकलिए, अब हम आत्मा की तरफ आते हैं। नंबर 2, एक पॉइंट और मेरा, अगर बस एक सेकंड की जो अगर जहाँ पे नंबर जा रहा है 1 नंबर, तो इसको करस्पॉन्डिंग जो उसकी जन्मतिथि होगी वहाँ भी सूर्य की पोजीशन एग्जैक्टली होगी, एग्जैक्टली वैसी ही होगी। ये बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा पेंच मेरा लगन की डिग्री निकालने में फंसा हुआ है, जैसे ही वो क्लियर हो जाता है मैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लाऊंगा, जन्म तारीख से जन्म कुंडली बनाना। तो जब उस पर वर्कशॉप करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको। हम सीधा शरीर से निकल के आत्मा की तरफ आते हैं। आत्मा का नंबर है 2 और है वो बच्चा। गौर कीजिएगा यहां पर, ये आत्मा का नंबर, आत्मा का पहला नंबर और बच्चे होने का दूसरा नंबर। 2 नंबर किसका नंबर होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? हमारे इमोशंस हैं। अब यहां पर फिर से समस्याओं के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। इमोशन है, इंट्यूशन है और सेंसिटिविटी भी है। नंबर 2 आत्मा है, दिल से जुड़ी हुई है, भावनाओं की बात होती है आत्मा की। जब बात होती है तो कहते ना आत्मा से आवाज निकली, तो डीप फीलिंग्स जो है वो नंबर 2 के साथ जुड़ी होती है। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नहीं होता, अब तो 2020 के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर तो नेचुरल सी बात है कि 2 जो होगा वो बहुत होगा। जिनके पास 2 नहीं होता, अब हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास इमोशन नहीं होते, इंट्यूशन नहीं होता या सेंसिटिविटी नहीं होती। यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर हम इसके लॉजिक को जाएं तो 2 ना हो तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के ऊपर इसको अप्लाई करके देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इनकी एफिशिएंसी जो है इमोशंस की, इंट्यूशंस की और सेंसिटिविटी की, वो बहुत हाई होती है। 1 मिनट में रिएक्ट करते हैं। यानी कि हम इन 3 चीजों के मामले में उनको अनबैलेंस्ड मान सकते हैं। दे आर वेरी अनबैलेंस्ड। रिएक्ट करेंगे तो एकदम से हाइपर हो जाएंगे, इमोशन किसी के साथ जुड़ेंगे तो एकदम से हो जाएंगे। मैं इसको मिसिंग नहीं मान रहा यहां पर, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि मिसिंग का इफेक्ट नहीं आता, यानी कि इमोशन हो ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये चीज देखी है कि वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बीच का कोई सीन नहीं है, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर 2 जो है वो 1 टाइम आ रहा हो, 2 का 1 बार आना क्या कहते हैं जी? अब आप फिर उस बच्चे पे आ जाइए, छोटे बच्चे पे। यहां पर 2 जो है वो 1 बार आ रहा है और हमें इसको फिर छोटे बच्चे से रिलेट करना है। अब हम छोटे बच्चे के शरीर पे नहीं जा रहे हैं, अब हम उसकी आत्मा पे जा रहे हैं, उसके इमोशंस पे जा रहे हैं, उसकी फीलिंग्स पे जा रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी पे जा रहे हैं। वही कंडीशन आएगी 1 वाली यहां पर। क्या आप छोटे बच्चे को गुस्सा करिए, इसको बुरा लगेगा,
2 नंबर 1 वालों को बुरा लगता है, यार अगला बंदा मेरे को ऐसे कैसे बोल रहा है, उसके लिए वो दुश्मन बन जाता है। दिल पे ले लेते हैं ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 एक बार आता है, वो दिल पे ले लेते हैं इस तरह की फीलिंग्स को। लेकिन अच्छे बुरे की भी पहचान नहीं होती, वही एक वाले फीलिंग्स हैं सारी। क्यों? इमोशनल है ना, 2 नंबर इमोशंस का नंबर है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जो लोग होते हैं, गुस्सा करने वालों से नफरत और प्यार करने वालों से दिल से मोहब्बत करते हैं, चाहे उनकी सारी दुनिया उजड़ जाए। जबकि 2 का 2 बार आना फिर से मैच्योरिटी को शो करता है। यहां पर भी 22 नंबर आ गया, मास्टर नंबर को हम लोग कंसीडर करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग 11 और 22 को कार्मिक नंबर में नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं करता हूं यहां पर 11 और 22 को कार्मिक नंबर में। उसके लॉजिक और रीजंस हैं मेरे पास। तो मैं इसको 2 को 2 बार आने को कार्मिक नंबर भी मानता हूं और मास्टर नंबर भी मान रहा हूं यहां पर। और मैंने अक्सर यह देखा है कि इनके इमोशंस बैलेंस होते हैं। किस किस की डेट ऑफ बर्थ में है 2 बार? बस, गुड। ये इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, सोच समझकर फैसला लेते हैं, इमोशनल होकर बात नहीं करते, अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, देन आगे रिएक्शन देते हैं। 2 का 2 बार आना अच्छा मानते हैं हम लोग। एंड देन गर्मी है, झा साहब, त्रिलोक जी, एसी चलवा दीजिए थोड़ा सा, या दरवाजे खोल दीजिए।